नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपीपीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696060897, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे और यहां से शुरू करते हैं। देखिए, शक्ति का मात्रक है, ये प्रश्न पूछा गया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। यहां से आपको यूनिट ऑफ पावर तलाशनी है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो वाट हो जाएगा। अश्वशक्ति, वाट, इस तरह के मात्रक शक्ति को नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगले वाले को देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या होगा? तो जूल होगा। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। अगले प्रश्न में देखिए, पारसेक मात्रक है। तो पारसेक जो है ये लंबी लंबी दूरियों को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। लंबी दूरी का मतलब यहां से मुंबई तक की दूरी नहीं, या यहां से अमेरिका तक की दूरी नहीं। यहां पर 2 ग्रहों के बीच की दूरी या 2 आकाशगंगाओं के बीच की दूरी, इस प्रकार की जो लेंथ होती है उसको मेजर किया जाता है। ठीक, तो खगोलीय दूरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना था और बताना था कि कौन सा सही है। तो एक तरफ जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दी हुई है, दूसरी तरफ उसकी यूनिट है। एसिलरेशन, वर्क डन, फोर्स, इंपल्स, ये सब दिया है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जूल, न्यूटन, न्यूटन सेकेंड। अब इसमें आपको मिलान करना है, तो इसका जो सही मिलान है वो ए वाला ही होगा। ये आमने सामने मैच है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, त्वरण जो है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वर्क डन का जूल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, इंपल्स का न्यूटन सेकेंड होता है। ऐसे आपने देखा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। जूल, एम्पियर, वॉट, वोल्ट और कैलोरी, ऐसे करके इसमें ऑप्शन दिए हैं और इन्हें मिलाना है इनके मात्रकों से। माफ कीजिएगा, ये मात्रक ही है, तो इन्हें इनकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उससे मिलाना है। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लिस्ट 2 में दी है। ठीक है, तो करंट है, पावर है, वर्क है, पोटेंशियल डिफरेंस है और हीट है। मिलान करके इसको देखिए। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो इसका ए वाला ही होगा, लेकिन ए वाले में देखिए कैसे मिलाना है। इसका जो जूल का होगा वो कार्य में मिला दीजिए, एम्पियर को धारा से मिला दीजिए, वाट को आप सामर्थ्य से मिला दीजिए, वोल्ट को विभवांतर से मिला लीजिए और कैलोरी को ऊष्मा से मिला लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नॉट जो होता है वो जहाज की चाल की नाप होती है और नॉटिकल माइल में हम लोग यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेकिन ये नेविगेशन में इस्तेमाल की जाती है। जब आप पानी में यात्रा कर रहे हो तो वहां पे नॉटिकल माइल का इस्तेमाल होता है। और एंगस्ट्रॉम जो है ये यूनिट ऑफ वेवलेंथ को नापता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, या कोई भी, मतलब एक वर्णी प्रकाश हो या किसी और वर्ण की बात करें। इसके अलावा लाइट ईयर जो है ये टाइम का मेजरमेंट करता है। लाइट ईयर देखने में तो लगता है कि सही में समय नापता है, लेकिन असल में ये समय नहीं नापता, ये डिस्टेंस नापता है। जैसे आपने पीछे पारसेक देखा था ना, वैसे ही ये भी लंबी लंबी दूरियों को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर के आसपास इसकी जो रेंज है वो पाई जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, 15 मीटर के आसपास इसकी रेंज पाई जाती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। तो यहाँ हाई वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, प्रेशर है, एनर्जी है, मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल, नापेंगे किसको किसमें, यही देखना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा सी वाला। सी के अकॉर्डिंग इसको मिला लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ नहीं करना है, आमने सामने मिला लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। अगले वाले में कहा गया कि माइक्रोन लंबाई जो है वो प्रदर्शित करती है, मतलब 10 टू द पावर कितने के बराबर होगा, बस यही बताना है। तो यहाँ पर मीटर में नहीं दिया, 10 टू द पावर -6 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ नहीं काम करेगा। यहाँ दिया है सेंटीमीटर, तो आप 2 घटा दीजिए। ठीक है, 6 में से 2 घटा दिया, यानी 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिसमैच है यानी सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल जो है ये ध्वनि की प्रबलता को नापने का मात्रक है और अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर, जिसमें कि इंजनों की शक्ति को प्रायः नापा जाता है, तो ये यूनिट ऑफ पावर है। और नॉटिकल माइल में हम डिस्टेंस नापते हैं, नेविगेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। और सेल्सियस में हम लोग हीट का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, सेल्सियस में हम लोग हीट का मेजरमेंट करते हैं। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है इसमें। तो सेल्सियस में हम लोग तापमान का मापन करते हैं, न कि ऊष्मा का। ठीक है, यहाँ दोनों में फर्क है थोड़ा सा, और इसीलिए यहाँ पर इसे देखेंगे डी वाला।
बाकी सभी सही है तो उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगले वाले में चलते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल दिया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली वन ऑफ द फॉलोइंग बैरल ऑफ ऑयल, मतलब एक बैरल तेल है तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो कितना लीटर है, आपको पैमाना पता होना चाहिए। तो बताइए कि एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं। अब यहाँ पर जो ये प्रश्न है ये रिपीट किया हुआ है, कई बार आया हुआ है, आयोग ने कई बार पूछा है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो लगभग 159 लीटर होगा। यहाँ पे पॉइंट में भी कुछ मान होता है तो उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, जो मुख्य आंकड़ा है वो आपको पता होना चाहिए। अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट इसमें से कौन सी होगी बताइए। तो इसमें माइक्रोन दिया है, नैनोमीटर दिया है, एंगस्ट्रॉम है और फर्मीमीटर है। तो आप जानते हैं कि माइक्रोन की कोटि 10⁻⁻6 होती है, नैनो की होती है 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। फर्मीमीटर जो है ये सबसे छोटा होता है। यहाँ पर ये घातें देखकर खुश मत होइएगा, इसके आगे नेगेटिव साइन है, यानी ये जितना बड़ा है उतना ही कम है। तो फर्मीमीटर इसमें सबसे छोटा होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। महासागर में अगर कोई चीज डूब गई है, मान लीजिए टाइटैनिक डूबा है, तो उसका हमें पता लगाना है, हालांकि पता लगाया जा चुका है। तो फिलहाल इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा यंत्र हमें इस्तेमाल करना होगा। इस्तेमाल करेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स का और अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलेंगी सोनार से, तो सोनार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, सोनार से अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिलीज किया जाता है, वो नीचे जो ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है उससे टकरा कर वापस लौटती है, तो इससे हमें पता लगता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ फिर वही चीज पूछी गई है, तो आप जानते हैं कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है, मतलब सोनार में हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं उन्हीं को यूज करते हैं, यानी पराश्रव्य तरंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोमीटर और विंड वेयर। और इसका जो राइट आंसर है, यहाँ वायु की गति आपको नापनी है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर। ठीक, एनीमोमीटर यानी बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगले वाले में चले। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ देखिए, एनीमोमीटर है, एमीटर है, टैक्योमीटर है। टैक्योमीटर जो है वो दाबांतर नापता है और पायरोमीटर उच्च ताप नापता है, ऐसा दिया हुआ है। तो अब बताइए इसमें से गलत क्या है। गलत टैक्योमीटर है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, प्रेशर डिफरेंस से इसका कोई दूर दूर तक का कनेक्शन नहीं। नेक्स्ट, पायरोमीटर किसके मापन में इस्तेमाल होता है, तो बहुत ज्यादा जो हाई टेम्परेचर होता है उसको हम इससे मेजर करते हैं, कम तापमान को ये नाप ही नहीं सकता। ठीक, कम तापमान रहेगा तो वो वस्तु जो है वो रेडिएशन रिलीज नहीं करेगी या बहुत कम करेगी, तो उसको ये नाप नहीं पाएगा। इसके बाद आगे बढ़े। यहाँ कहा गया कि संयंत्रों में किसका उपयोग बहुत ज्यादा उच्च तापमान को, जो भट्टियां होती हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह होते हैं, तो वहां पे अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है जो कि बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर पायरोमीटर का यूज होता है और वो यहाँ पे दिया हुआ है। वही पूछा जा रहा है, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ आपने इसे कर लिया है। अगले प्रश्न में कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर इज नोन एज पायरोमीटर, मतलब पायरोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है या उसका जो प्रयोगशाला वाला नाम है वो असल में क्या है। पायरोमीटर तो हम लोग संक्षेप में कहते हैं। तो ये असल में विकिरण तापमापी होता है, ये रेडिएशन के आधार पे ही वर्क करता है। अभी आपने सुना कि कोई वस्तु जब कम गर्म रहेगी, मतलब उसमें ऊष्मा उतनी ज्यादा नहीं है, तो उतना अधिक रेडिएशन भी रिलीज नहीं करेगी। ठीक है, वो उसके ताप पर डिपेंड करता है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा मात्रा में रेडिएशन रिलीज होगा और उसी को ये मेजर करता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस का तापमान नापने के लिए काम आता है वो क्या होगा, तो वो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होगा। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का काम वहां लगेगा। पायरे हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो सन स्पॉट को तो ये नापेगा नहीं, सौर कलंक से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी आप देखिए, सोलर रेडिएशन है, एयर टेम्परेचर है और टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स है। पायरे हीलियोमीटर, और पायरे हीलियोमीटर जो होता है यह असल में नापता है सोलर रेडिएशन को। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम क्या नापते हैं, तो मैनोमीटर से गैसों का नापते हैं, यानी प्रेशर ऑफ गैसेस। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो बताइए। वायुमंडलीय दाब वाला तो एकदम सीधा है, बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर में जो पैमाना होता है उसमें उतार और चढ़ाव से हम ये तय करते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है वो अगर हमें मेजर करनी है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो ये हाइग्रोमीटर होता है। यहाँ थोड़ा सा शब्द का अंतर है बस, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर होता है असल में। इसके बाद अगले वाले को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से 3 गलत है, 1 सही है। कौन वाला सही है जरा बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्मो रजिस्टर हो जाएगा। ऊपर वाला सही है भाई, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर ही होता है। बाकी कैपेसिटर कोई थर्मामीटर नहीं होता है, ये कैपेसिटी बढ़ाने का काम करता है। मतलब जैसे पंखे में आप कंडेंसर यूज करते हैं तो असल में छोटे साइज का माइक्रोफेरेड के पावर वाला कैपेसिटर ही होता है।
ठीक है। और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कोई दिष्टकारी नहीं होता है, यहाँ रेक्टिफायर के तौर पे उसका यूज नहीं करते। और एम्पलीफायर वाला जो यहाँ नीचे दे दिया है सब उल्टा सीधा मैच किया है, ठीक है, सिर्फ पहला वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। एक तरफ जो इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है वो दिए हुए हैं और ये किस चीज को नापने के लिए काम आते हैं वो लिस्ट 2 में दिया है। तो यहाँ आप देख लीजिए स्टेथोस्कोप है, ठीक है, स्टेथोस्कोप यानी आला जो डॉक्टर के गले में लटका रहता है। और स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है, ये दाब नापने के लिए काम आता है। और ये दाब किस चीज का होता है, रक्त का दाब होता है, यानी ब्लड प्रेशर का नापने का काम करता है। और कैरेटोमीटर है, लक्स मीटर है। अब इसको आपको मिलान करना है, तो इसका जो सही मिलान है यहाँ आप देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। स्टेथोस्कोप जो है ये हृदय की धड़कन मतलब हार्ट बीट जो होती है उसी को सुनने के लिए काम में आता है, मतलब कान में उसको खोस लेते हैं ईयरफोन की तरह, और उसका जो यहाँ पे सेंसर जैसा वर्जन होता है उसको ले आके सटा देते हैं तो हार्ट बीट सुनाई देती। और स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये असल में रक्तचाप नापता है। कैरेटोमीटर से हम सोने की शुद्धता मतलब स्वर्ण जो है वो कितना शुद्ध है और उसमें कितना बट्टा मिला हुआ है वो नापता है। और लक्स मीटर से हम प्रकाश की तीव्रता को नापते हैं, तो सी वाला सही है। अगले वाले को देखते हैं। ब्लड प्रेशर नापना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर, और कोई चीज इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकती। ऑपरेटर्स यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी अगर आपको नापनी है तब क्या कीजिएगा, तो इसमें से जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो लक्स मीटर है। प्रकाश की तीव्रता कहीं भी आपको नापनी है तो लक्स मीटर काम आएगा। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में कहा गया कि रडार को किस लिए यूज करते हैं, तो रडार का इस्तेमाल किया जाता है असल में, यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे विकल्प हैं, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने के लिए। रडार में प्रकाश तरंग का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता, इसमें तो रेडियो वेव्स यूज होती हैं, तो रेडियो तरंगों की ओर ध्यान देते हैं। और रेडियो तरंगों वाला ऑप्शन सिर्फ एकमात्र इसमें यही है, बाकी जो विकल्प है वो किसी काम के नहीं। रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है और उसके बाद जब ये पता लग जाता है कि हवाई जहाज किस दिशा में उड़ रहा है तो उसको शूट कर देते हैं, दुश्मन के रडार में आ जाते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। रिक्टर पैमाना, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, तो भूकंपीय लहरों का आयाम नापने के लिए इस्तेमाल होता है। ध्यान दीजिएगा भूकंप की तीव्रता इससे नहीं नापी जाती है, इससे सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड नापा जाता है। अगले वाले को देखिए। अब यहां कहा जा रहा है कि किस युक्ति के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। अब इंटेंसिटी हमें मेजर करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है सीस्मोग्राफ, मतलब एक लोहे की पेंसिल जैसी होती है और वो लिखने का काम करती है, तो उसको एक कागज पे ऐसे रख दिया जाता है और जब भूकंप आता है, कंपन होता है, तो उससे वाइब्रेट होकर ये चलना शुरू होती है और ऐसी ऐसी तरंगे बनाने लगती है, मतलब ड्रॉ करती है कागज पे, तो उससे हम तीव्रता नाप सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आपने फिल्मों में बहुत देखा होगा, यहाँ सुमेलित करना है, तो अर्थक्वेक है, हाइट है, इलेक्ट्रिक करंट है और रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एमीटर दिया है, सीस्मोग्राफ दिया है, एल्टीमीटर दिया है और ओम दिया है, बस आपको मिलान करना है। तो इसका आप मिलान करके आराम से देख सकते हैं और करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका ए वाला हो जाएगा। ए के अकॉर्डिंग देख लीजिए, मतलब भूकंप को हम लोग सीस्मोग्राफ से नापते हैं, ऊंचाई के लिए हम लोग एल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत धारा को एमीटर से नापेंगे और प्रतिरोध को हम लोग ओमेगा यानी ओम से नापेंगे। अगले वाले को देखें। लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से फिर से मिलान करना है। एनीमोमीटर है, सीस्मोग्राफ है, बैरोग्राफ है और हाइग्रोमीटर है, तो बताइए इसमें कौन सा किससे मिलेगा। अब इसका डी वाला सही है, डी के अकॉर्डिंग ही इसको मिलाइएगा। देखिए एनीमोमीटर से हम लोग वायु का वेग नापते हैं, सीस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप के बारे में पता लगाते हैं, बैरोग्राफ से हम लोग वायुमंडलीय दबाव को मेजर करते हैं और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। पीछे आपने इन्हें देखा भी है। अब यहाँ देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मैनोमीटर है, कार्बोरेटर है, कार्डियोग्राफ है और सीस्मोमीटर है, इसे आपको देखना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सीस्मोमीटर वाला है। सीस्मोमीटर में दिया है कि ये पृष्ठतल की वक्रता नापता है, यानी कर्वेचर ऑफ सरफेस नापता है, जो कि दूर दूर तक कहीं बिलोंग नहीं करता है, बाकी सब सही। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, मतलब एक जो स्टैंडिंग इसकी पोजीशन है वो एक सेंसिटिव बैलेंस पर है। संवेदनशील तराजू का मतलब ये है कि वो जरा सा भार पड़ने पर सक्रिय हो जाए और सही माप दे। अब वो क्या करता है कि इनहेल करता है और वो भी बहुत डीपली करता है, मतलब गहरी सांस लेता है अंदर की ओर। अब आपको ये बताना है कि उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा, मतलब तराजू की रीडिंग पर क्या असर पड़ेगा, वो बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी, या इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था। आप बताइए कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही। इसका हो जाएगा बी वाला, वो घटेगी, ठीक है, बढ़ेगी नहीं। ये नहीं कि सांस अंदर ले लिया तो उतना जो ऑक्सीजन है वो 3-4 किलो बढ़ गया। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर वॉशिंग मशीन के बारे में कहा गया है कि वॉशिंग मशीन जो गोल गोल कपड़ों को घुमाकर खींचने का काम करती है, मतलब साफ करती है, तो उसके ऊपर कौन सा सिद्धांत काम करता है, मतलब किस सिद्धांत पर उसको बनाया गया है। तो आपने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, वृत्तीय गति, तो उसमें आपने देखा कि 2 फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जिसे कि हम लोग शूडो फोर्स भी कहते हैं, मतलब वो आभासी बल होता है।
लेकिन वो काम तो करता है। दोनों बल जब संतुलन में होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र की ओर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्र से बाहर की ओर लगता है, यानी परिधि की ओर अपना काम करता है। जब दोनों आपस में बैलेंस होते हैं तभी कोई सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पाती है, जैसे मौत के कुएं का खेल आप देखते हैं, ठीक है, तमाशा दिखाने वाले वो दीवार पर बाइक और कार चला लेते हैं, वो कैसे होता है? तो इन्हीं दोनों बलों के संतुलन की वजह से होता है। और इसके दैनिक जीवन में भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप दही बिलोते हैं, मक्खन निकालते हैं, या कोई इस तरह की चीज मथते हैं, तो मथने में ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये चीजों को बाहर की ओर फेंकता है। और वही हाल यहाँ वॉशिंग मशीन के साथ भी होता है, कपड़ों की जो मैल है उसको बाहर करने के लिए उसे गोल गोल ऐसे घुमाया जाता है, तो ये काम करता है। अब इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका अपकेंद्रण हो जाएगा, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशियां वे होती हैं जिसमें कि परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, दिशा भी चाहिए होती है, अदरवाइज आप उसके बारे में नहीं पता लगा सकते। और उसके ऊपर ऐसे एरो का सिंबल होता है, जैसे मान लीजिए वेग है एक सदिश राशि, तो इसके ऊपर ऐसे तीर बना होता है, ये उसे डिनोट करता है। तो इसमें से आप बताइए, टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, कौन सा ऐसा चीज है जिसे कि नापने के लिए आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी? तो दिशा बतानी पड़ेगी विस्थापन के लिए। विस्थापन एक अलग चीज है, हालांकि इससे भी दूरी ही नापी जाती है, लेकिन दूरी नापने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है, दोनों का मात्रक मीटर होता है, ठीक है, सामान्य मात्रक। अंतर ये है कि मान लीजिए यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र है और आपको पीसीएस का एग्जाम देने 24 अक्टूबर को यहाँ पहुंचना है। तो आप घर से निकलते हैं और बीच की जो डिस्टेंस है रख लीजिए 50 किलोमीटर, सेंटर इतना नजदीक नहीं होता। अब यहाँ से आप निकले, 50 किलोमीटर का फासला तय किया, यहाँ पे आप गए, अपना प्रवेश पत्र वगैरह दिखाया, एग्जाम दिया और शाम को 5 बजे यहाँ से रवाना हुए और उसके बाद घर लौटे, तो आपने फिर से 50 किलोमीटर तय किया, ठीक है। तो अगर आपको दूरी नापनी है कि आपने कितनी दूरी तय की, तो 50 में 50 जोड़ देंगे और कहेंगे कि 100 किलोमीटर हम चले हैं आज, ठीक। लेकिन आप अगर विस्थापन नापेंगे तो इस डायरेक्शन में आप 50 गए यानी प्लस हुआ, और इस डायरेक्शन में फिर उसी जगह वापस आ गए 50, तो माइनस हो गया, 50 में से 50 घटा देंगे, आएगा 0, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 है। तो दोनों में यही अंतर है, दिशा की आवश्यकता होती है विस्थापन में। इसके बाद आगे चलते हैं, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा स्वरूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो आप जानते हैं कि जो विंड पावर होती है उसमें जो पंचक्की होती है या जो भी पंखे होते हैं, पंखुड़ी होती है, उसको हवा चलाती है, हवा से वो घूमते हैं, तो गति होती है ना उनमें, तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। यहाँ शब्दों से आप पकड़ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, यहाँ लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से मिलान करना था और मिलान करके बताइए कौन सा सही है। ऊर्जा रूपांतरण यानी एनर्जी कन्वर्जन दिया हुआ है और किस डिवाइस के थ्रू होता है वो दिया है। तो हीट टू इलेक्ट्रिक, इसके अलावा इलेक्ट्रिक टू साउंड, द्रव्यमान से ऊर्जा यानी मास टू हीट आप कह सकते हैं, और केमिकल टू हीट, इसके अलावा नीचे एक लाइट भी दिया हुआ है, मतलब रासायनिक ऊर्जा और प्रकाश के बारे में। अब इसमें आपको बताना यह है कि कौन सा किसको कन्वर्ट करता है। तो कार का जो ब्रेक होता है, मतलब कार ब्रेकिंग, इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर, लाउड स्पीकर, सोलर सेल वाली जो लाइट होती है, और ईंधन दहन। तो ईंधन को जलाने से रासायनिक ऊर्जा वाला इसमें हो जाएगा, और फिलहाल इसका जो करेक्ट मैच है वो बी वाला होगा, ठीक है। बी के अकॉर्डिंग इसको मिला लीजिए, यानी ए का हो जाएगा 4। हीट टू इलेक्ट्रिक को आप किससे मिलाएंगे? सोलर सेल। इसके अलावा आप देखिए बी वाले को तीसरे से मिला लीजिए, यानी इलेक्ट्रिक टू साउंड यानी लाउड स्पीकर हो जाएगा। मास टू हीट वाला न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएगा, मतलब जो नाभिक होता है उसी का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो यहाँ मास ही यूज कर रहे हैं हीट को प्रोड्यूस करने में। और केमिकल वाला जो यहाँ कॉन्सेप्ट आप डी वाले में देख रहे हैं, उसको मिला लीजिए 5वें से, फ्यूल कंबस्टन, मतलब ईंधन को जलाने से, प्रज्वलित करने से ये प्राप्त होता है। अब इसके बाद अगले वाले में चलते हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना काफी कठिन होता है। कारण क्या है? तो कारण ये हो सकता है कि बर्फ काफी कठोर हो, या सड़क ही बहुत कठोर हो, या पैर से हम धक्का देते हैं तो बर्फ कोई रिएक्शन ही नहीं देती है, या फिर ये कारण हो सकता है कि बर्फ की सतह पर घर्षण बहुत कम हो जाता है, नगण्य के बराबर हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वहां चलना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो गति का विरोध करता है, लेकिन वो गति को संतुलित भी करता है। आप चलते हैं तो उसको बैलेंस करने का काम जो फ्रिक्शन फोर्स है वो करता है। ज्यादा हो जाएगा तो आप नहीं चल पाएंगे, और नहीं एकदम 0 हो जाएगा तो भी आप नहीं चल पाएंगे, फिसल जाएंगे। तो बर्फ की सतह पर यही होता है, घर्षण बहुत कम होता है, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा गया कि कथन दिया है और इस पर विचार करके बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट उसे मैच कर रहा है। तो भरी हुई गाड़ी को चलाने के लिए, उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षा अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। मतलब कोई भरी हुई गाड़ी है, माल उसमें लदा हुआ है, तो अगर वो चलायमान है तो कम ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन वो एक जगह रुकी है और उसको स्टार्ट करना है तो वहां पर आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि एक बार जब गाड़ी चलने लगेगी, मतलब गति में आ जाएगी, तो उसका घर्षण सीमित हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में उसे चलने में आसानी होगी। लेकिन जब शुरुआत में आपको स्टार्ट करना है तो उस समय घर्षण एकदम प्रबल रहेगा
और गति एकदम जीरो रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको गति को शुरू कराने के लिए काफी बल लगाना पड़ेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले में देखिए, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। और देखिए, एक ही द्रव्यमान के दो शरीरों की गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान एक है दोनों का, लेकिन यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है उसका अनुपात 4 और 9 का है। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है 12 mv² होता है। यहाँ m जो है वो दोनों के लिए इक्वल है, लेकिन v अलग अलग है, वही पूछ रहा है वेगों का अनुपात। और काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो दे रखा है। तो इससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें कौन सा होगा बताइए। राइट आंसर इसका 2:3 हो जाएगा, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए, त्वरण ज्ञात करने का सबसे बेहतर फार्मूला कौन सा है? तो इसमें जो ऊपर वाला है यानी ए वाला वही रहेगा, ए बराबर v माइनस ut। v क्या है? अंतिम वेग है, और u जो है वो प्रारंभिक वेग है। ए एक्सीलरेशन है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों ऐसा होता है? तो ग्रेविटी ही जीरो होती है, बाकी कोई कारण नहीं होता है, वायुमंडल वहां है ही नहीं है, तो उसकी चर्चा हम क्यों करें। इसके बाद अगले वाले को देखें, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, किस चीज के चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है वो नहीं दिया है। यहां पूछा गया है कि उससे एक सेब छोड़ा जाता है, ठीक। तो अब होगा क्या? ये पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या अधिक गति से गतिमान होगा, आपको ये बताना है। तो इसमें करेक्ट रीजन क्या होगा इसका? उससे अधिक गति से गतिमान होगा, ठीक है। डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन उससे ज्यादा इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं पाती, मतलब इस प्रकार की वो झुकी हुई है तो उसको कब का गिर जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं गिरी है। हालांकि झुक रही है, ज्यादा उसमें झुकाव पैदा हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसकी नींव में चीजों को भरा जा रहा है। अब इसका रीजन क्या है? तो आप जानते हैं कि गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, मतलब रेखा होती है, वो उसके तल के अंदर ही है। अभी जब तल से बाहर हो जाएगी तो वो उलट जाएगी, और इसी को रोकने का प्रयास चल रहा है। उसके नींव में भराव किया जा रहा है, मतलब मटेरियल डाला जा रहा है ताकि वो उसी जगह पर स्थिर रहे और ज्यादा झुके नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर उसे दोगुना कर दिया जाए, मतलब पृथ्वी और सूर्य की जितनी दूरी वर्तमान में है उसको हम दुगुना कर दें, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल मिलेगा उसका क्या असर होगा, मतलब वो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, अब जितना है उसका चौथा भाग बचेगा, मतलब अभी जितना काम कर रहा है उसका चौथा भाग बचेगा। इसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। प्रश्न में कहा गया कि हवा में लोहे और लकड़ी का समान भार वाली जो गेंद है उसको लिया गया है। कहने का मतलब यह है कि एक लोहे की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद है, और उनको एक समान ऊंचाई पर रखा गया है, मतलब ये जमीन से 5-5 मीटर की ऊंचाई पर है या जितनी भी हो, और उसके बाद दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाता है। तो दोनों में से पहले कौन पहुंचेगा ये पूछा जा रहा है। अब इसमें आप जानते हैं कि समान भार है, लेकिन गेंदों के बारे में जो मटेरियल का दिया है उसे आप देख रहे हैं। देखिए, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद पहले गिर जाएगी, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए, किसी पिंड का भार, अब यहाँ पर पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान की बात नहीं की जा रही है, भार की बात की जा रही है। तो पृथ्वी तल पर हर जगह वो इक्वल होता है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर ज्यादा होता है। तो आप जानते हैं कि वेट जो होता है वो असल में m और g का मल्टीप्लाई होता है। g यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो भी यहाँ पर इंक्लूड होता है, सिर्फ मास अकेले नहीं होता, और इसीलिए परिवर्तनशील होता है। द्रव्यमान तो हमेशा स्थिर रहेगा, लेकिन भार में परिवर्तन आता है। तो अब इसमें से आप सोचकर बताइए, पृथ्वी का जो केंद्र है वही उसके गुरुत्व का स्रोत है, ये आप भी जानते हैं। तो केंद्र से जहां पर दूरी बढ़ेगी वहां पर ये गुरुत्व घट जाएगा। अब इसी के आधार पे आपको तय करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। और सर्वाधिक होने का कारण क्या है? पृथ्वी का जो शेप है वो लगभग इलिप्टिकल है, मतलब सर्कुलर और इलिप्टिकल के बीच का है, जिसे हम जियोइड कहते हैं। तो उसमें स्थिति यह है कि ऊपर और नीचे जो ध्रुव है वहां चपटी है, और चपटी है तो केंद्र से वहां पर जो रेडियस उसकी है वो कम है, मतलब तुलनात्मक रूप से इक्वेटर से यहाँ दूरी बीच की जो रेडियस है वो ज्यादा है। तो यहाँ जो दूरी है वो कम है, केंद्र से ये ज्यादा नजदीक पड़ेगा, तो यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, और यही रीजन है कि भार बढ़ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? वायु में होता है, जल में होता है, या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में होता है? तो हाइड्रोजन में रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आगे बढ़े, मानव शरीर का भार होता है। अब यहाँ वही जो चीज दी गई थी उसी के आधार पे यहाँ मानव के बारे में पूछ लिया। तो कहा गया कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम एट पोल्स। पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर ज्यादा होता है, या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वत पे। तो आप जानते हैं कि ध्रुवों पर अधिकतम होगा, और कहाँ रहेगा? मनुष्य हो या कोई सामान हो, अगर उसके भार की बात हो रही है तो वो ध्रुवों पर हमेशा ज्यादा होगा। अब यहाँ सुमेलित आपको करना है।
तो देख लीजिए, रेडियम दिया है, पेनिसिलिन दिया है, एक्सरे दिया है और चेचक दिया है। मतलब इनके विषाणुओं या इनके बारे में खोजने वाले व्यक्ति कौन थे, वो खोजकर्ताओं के नाम लिस्ट 2 में दिए हुए हैं। तो यहाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, मैडम क्यूरी है, एडवर्ड जेनर है और W.K. रॉन्जन है। तो प्रोफेसर रॉन्जन जो थे ये भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, या इनफैक्ट जितने भी नोबेल प्राइज होते हैं 1901 से इन्हें दिया जाना शुरू हुआ है, मतलब नोबेल पुरस्कारों को, और पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था। ठीक है, तो प्रोफेसर रॉन्जन ने खोजा क्या था, एक्सरे। तो सी का क्या हो जाएगा, चौथा, यानी इसमें 2 ऐसे ही बाहर हो गए। अब रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी। इनके पूरे परिवार के लोग खोजकर्ता के तौर पे देखे जाते हैं, तो यहां हमने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, और अगले वाले में कहा जा रहा है माफ कीजिएगा, यहां अगले वाले में कहा जा रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। यानी ए के हिसाब से इसको देख लेते हैं, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। थोड़ा सा स्क्रीन अटक गई थी, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो ए का दूसरा यानी मैडम क्यूरी से इसे मिला लीजिए, और एक्सरे को आप मिला लीजिए प्रोफेसर रॉन्जन से। हाँ, चेचक को आप किससे मिलाएंगे, तो चेचक का जो टीका खोजने वाले थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। यहां आप देख रहे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे या एडवर्ड जेनर थे, एडवर्ड जेनर थे। और जो पेनिसिलिन को खोजने वाले थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। पेनिसिलिन एक तरह का जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक है, इसे आपने देखा, तो कुल मिलाकर इसका ए वाला सही है। ठीक, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे की खोज ये प्रोफेसर रॉन्जन, और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, आप जानते हैं। इसके बाद पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज को हम अनुभव क्यों नहीं करते, उसके पीछे रीजन क्या है। तो पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत ज्यादा छोटे हैं। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति 0 है। संपूर्ण सूर्य मंडल भी चलायमान है, मतलब पूरा सोलर सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है, इस वजह से ऐसा होता है। या जो अर्थ का ग्रेविटेशन है वो निरंतर हमें केंद्र की ओर खींच रहा है, इस वजह से ऐसा होता है। तो हम उस चीज को महसूस क्यों नहीं कर पाते, ये आपको बताना है। महसूस इसलिए नहीं कर पाते कि पृथ्वी की गति की अपेक्षा जो हमारी गति है, हमारा जो मूवमेंट है वो काफी कम होता है, या लगभग 0 आप मान लीजिए। पृथ्वी बहुत तेज रफ्तार से अपनी जो कक्षा होती है उसमें घूमती है, और अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है, आप जानते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। ग्रेविटेशन मतलब जो ग्रेविटी है वही गायब हो जाए तो क्या होगा, वस्तु का भार 0 हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। यहाँ भार और द्रव्यमान के बीच में ही पूछा जा रहा है। तो जो भार होगा वो परिवर्तित, भार जो होगा वो 0 हो जाएगा। भार कैसे 0 होगा, क्योंकि यम और जी का मल्टीप्लाई होता है, जी का मान 0 हो गया। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ 0 हो गया तो यम का मान भी यहाँ साथ में 0 हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान की अलग से बात करें तो द्रव्यमान वही रहेगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमने के लिए जो कारण जिम्मेदार होता है, मतलब उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो इसके पीछे ये रीजन है कि जो केंद्राभिमुख शक्ति है, मतलब उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते रहने के पीछे ये केंद्राभिमुख शक्ति यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये उत्तरदायी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ काम करता ही है, मतलब पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्हें बांधे रखता है, लेकिन एक निश्चित कक्षा में ये घूमते हैं, उसके पीछे यही कारण होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां तक हमने कुछ प्रश्नों को किया है, आगे भी जारी रहेगा। इसमें इतना है।